नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। 7 सितंबर को नीट परीक्षा का परिणाम आया है और इस समय हम बस्ती ज़िले में हैं और हमारे साथ हैं उमा माहेश्वर तिवारी। इन्होंने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जो प्रवेश परीक्षा है, और इनको एमबीबीएस में इनका चयन हुआ है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी तैयारी का स्तर था, कैसे इन्होंने तैयारी की और क्या क्या चुनौतियाँ इनके सामने आई। खासकर जो ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राएँ इस तरीके की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ होती हैं और किस तरीके से उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अपनी पढ़ाई लिखाई आपकी जो शुरुआती थी इंटर तक की, वो कहाँ से आपने की? सर मैंने यहीं अपने ज़िले बस्ती से अपनी 12th तक की जो पढ़ाई थी वो यहीं से की थी। तो फिर उसके बाद में मुझे प्रिपरेशन करना था, तो फिर मैं कोटा के लिए यहाँ से फर्दर प्रिपरेशन के लिए यहाँ से चला गया था। हाँ। जी। फिर वहाँ पे मैंने अटेम्प्ट्स दिए तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था पहले अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ, तो फिर उसमें मैं कुछ 10-15 नंबर से मेरा रह गया था। फिर अभी ये मेरा अटेम्प्ट है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसमें मेरे मतलब जो है इस बार इसमें मैंने एमबीबीएस सीट के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो इंटर तक आपने यहाँ से अपने ज़िले से पढ़ाई की। इसके बाद जब आप बाहर निकलना होता है तो परिवार का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? खास करके जब आप तैयारी करते हैं तो एक परिवार के ऊपर समाज का दबाव रहता है और परिवार का दबाव छात्र छात्राओं पर रहता है, तो उसको कितना दबाव था, किस तरीके से आपने हैंडल किया उसको? सर ये तो मुझे मालूम था क्योंकि इस बार तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो ये तो पता ही था कि मतलब हाँ थोड़ा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर भी है और सोशल प्रेशर भी है कि एक स्टिग्मा रहता है कि हाँ मतलब बच्चा प्रिपेयर करने गया है तो फिर मतलब है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेकिन हर चीज़ को किनारे रख के बस ये करना होता है कि अगर आप एक परसिस्टेंस हो करके आप रोज़ का रोज़ कर रहे हो तो फिर मतलब आपको निकलने से कोई नहीं रोक सकता है कि अगर आप परसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। अच्छा, तैयारी में घंटा ज़रूरी है पढ़ाई का, कि जो आपका प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें घंटे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लेकर के बैठे रहो उसका कोई मतलब नहीं रखता है। अगर आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है तो वो ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना 14-15 घंटे के अलावा, तो आप 6 घंटे जो भी पढ़ रहे हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहे हो, एक प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें कोचिंग का रोल कितना होता है? वेल सर उसमें तो ये होता है कि जैसे वो हमें गाइड करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, प्लस ये रहता है कि उनके पेपर्स जो होते रहते हैं हर 15 दिन में या फिर 21 दिन में, तो वो एक प्लानिंग हमारा उनके साथ चलता रहता है कि हाँ हमें इस 15 दिन के लिए ये सिलेबस ख़त्म कर लेना है, ताकि हमारा जो ये चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएँ और हम आगे जो भी हैं उनको आगे उस प्लानिंग के साथ करें। तो मेरे ख्याल से वो एक अहम रोल होता है कोचिंग का कि वो हमें एक गाइडेंस देते रहते हैं कि हाँ मतलब हमें इस डेट पे ये ख़त्म कर लेना है, और मतलब उनका जो भी फिक्स टाइम रहता है वो अपने हिसाब से एकदम सही रहता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ऐसी परीक्षाएं होती हैं, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो माध्यम है, भाषा का जो माध्यम है, उसको लेकर बड़ी कठिनाई होती है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि वो कैसे जो इसका सिलेबस है कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे और रिजल्ट कैसे उनके पक्ष में आएगा। तो भाषा का जो समस्या है खास करके हिंदी मीडियम के, वो कितना चुनौती है और हिंदी मीडियम के छात्र के लिए इस तरीके की परीक्षाओं, जो प्रवेश परीक्षा है, उसको पास करना कितना आसान है? मैं आपसे कठिन नहीं पूछूंगा, कितना आसान आपको लगता है? सर मेरे ख्याल से जितना आसान एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए होगा उतना ही आसान एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए है। कोई कठिनाइयाँ नहीं है इसमें क्योंकि जो आपका सिलेबस वो टोटली हिंदी में हो जाएगा, प्लस आपका जो मेन पेपर आता है वो भी आपका हिंदी में रहेगा। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको वो हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चन पेपर जो भी होता है। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चा मेहनत करे तो हिंदी इंग्लिश का कुछ भी ऐसा नहीं है रोल कि मतलब हिंदी की वजह से वो रुक जाएगा और इंग्लिश वाला बच्चा उससे आगे निकल जाएगा। बस अब जो भी है वो अपने मन की बात है कि अगर आपने मन में ठान लिया कि आपका निकलना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब किसी छात्र छात्रा को इस फोबिया से बचना होगा, उसके दिमाग में चीज़ नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदी माध्यम से हैं तो हम कम हैं, हम भी उन्हीं के बराबर हैं। ये चीज़ सोचना होगा। दूसरा एक दो सवाल और छोटे छोटे आपसे पूछेंगे। माहौल का कितना लाभ मिलता है, कितना उसका रोल होता है इस तरीके की परीक्षा की तैयारियों में, और आगे क्या कुछ अब करना चाहते हैं आप? जैसे ये एमबीबीएस आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद सरकारी सेवा में जाने के लिए या कुछ आप निजी क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, क्या कुछ प्लानिंग अभी चल रही है? सर प्लानिंग तो मेरी ये है कि मैं एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में मतलब एज अ न्यूरोलॉजिस्ट के लिए आगे प्रिपेयर करूं कि मैं न्यूरो की स्टडीज़ में जाऊं। तो सर उसके लिए तो माहौल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप प्रिपरेशन में हो या फिर फर्दर आप एमबीबीएस करते हुए जा रहे हो, तो माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, तो जैसा इन्वायरमेंट रहता है आप कितनी भी कोशिश करो तो आपको उस हिसाब से रहना ही पड़ता है कि जैसे आसपास जो बच्चे हैं, जो माहौल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रिपेयर
कर रहे हो, तो ये नहीं बोलता मैं कि आपको 18-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, पर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ रहे हो, और मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए ऐसे लोगों से तो दूर हो ही जाना चाहिए जो आपके लिए बाधा बन सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो परिवार के मामले में कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों से तो दूर हो ही जाना चाहिए। अच्छा, एक और छोटा सवाल ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं खास करके, तो ये आर्थिक चुनौतियां तमाम परिवारों के सामने आती हैं, या जैसे जब आदमी असफल हो जाता है, जैसे दो बार आपने प्रयास किया नहीं हुआ, तो उस तरीके वो प्रेशर झेलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि वो असफलता जो है, सफलता तो ठीक है, आदमी सफल हो जाता है तो आगे बढ़ जाती है गाड़ी, लेकिन जब असफल होता है तो एक तो असफलता का प्रेशर रहता है, दूसरा आगे उससे अच्छा करना है, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है? सर वैसे तो मेरे साथ भी सेम यही था, क्योंकि मेरा 2 बार नहीं हुआ था, तो मुझे भी सेम यही प्रेशर हो रहा था। तो लेकिन वही है ना कि फाइनली अब डर के कुछ हो नहीं सकता है, कि आप डरोगे आपका टोटली लॉस ही है, कुछ उससे फ़ायदा तो होगा नहीं। पर हाँ, अगर आप हिम्मत जुटा ले रहे हो तो फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब आप जो चीज़ अभी सोच रहे हो नहीं हो सकती, क्या पता आप हिम्मत जुटा लो और फिर वो चीज़ हो जाए, और अगर आप डर रहे हो तो आप उससे भी वर्स्ट कंडीशन में चले जाओगे। तो बेहतर यही होगा कि आप जितना हो सके अपने आप को मजबूत बनाएं, अंदर से भी बाहर से भी, और अब बस जो आपने फोकस किया, जो डिसाइड किया है गोल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, बस उस पर फोकस रहें टोटली। एक आखिरी सवाल, इस बार परीक्षा हुई, तमाम लोग उसमें असफल हुए हैं, तमाम लोग सफल हुए हैं, तो जो लोग असफल हुए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो बच्चे आगे इस क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर वैसे मैं यही उनके लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फिर आपको एक परसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कर रहे हो, कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखे हुए हो, कि आप नहीं हट रहे हो उस चीज़ से, चाहे वो संडे या मंडे ये नहीं देख रहे हो आप, तो आपको निकलने से, आपको आपकी मनचाही चीज़ लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और असफल जो होते हैं उनको ही पता होता है कि असफल चीज़ होती क्या है, उसका दर्द, उसका पेन, या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए क्या होता है। तो मेरे ख्याल से बस उनको लगे रहना चाहिए, और ऐसा नहीं होता कि जो मेहनत ना करे उसको हासिल ना हो, ज़रूर उसको कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। तो ये थे उमा महेश्वर तिवारी, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, जो प्रवेश परीक्षा है, इनका चयन MBBS के लिए हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सफल होने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना है, और जब भी जीवन में दबाव महसूस हो या आप असफल हों, तो उन तमाम सारी चीज़ों की समीक्षा करें, कहाँ चूक रह गई, और अगर आप वो समीक्षा करके फिर से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक दिन सफल होंगे। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।